नेपाल में साल 2008 के बाद गणतंत्र आया, राजतंत्र खत्म हो गया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि एक बार दोबारा से नेपाल के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। राजतंत्र की बहाली, हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट के अंदर आगजनी भी हुई, हिंसा भी हुई। क्या अभी जो मौजूदा पार्टी है वो क्या सोचते हैं और क्या एक्शन इन लोगों पर होगा जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट की आड़ में हिंसा हुई? हमारे साथ बातचीत करने के लिए रघुबीर महाशेठ जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साथ ही फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। रघुबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में आपका। हम काठमांडू इसीलिए पहुंचे हैं दिल्ली से, ये समझने के लिए कि नेपाल में 2008 के बाद से लोकतंत्र है, लोकतंत्र चल रहा है, सरकार है, इलेक्शंस होते हैं। एकदम से जो ये मूवमेंट चला है राजतंत्र की बहाली और हिंदू राष्ट्र की घोषणा, कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है? देखिए, अभी जो राजतंत्र की खास करके मांग के बारे में आप बोलें, हिंदू राष्ट्र के बारे में अभी उतना स्लोगन नहीं आया है, उतना अभी मांग नहीं है जितना राजतंत्र की मांग है। और वो मांग करने वाले प्रॉपर जो गणतंत्र आने से पहले राजा के जो अपना आदमी सब जो थे, उनके नज़दीक के जो आदमी सब जो थे, जो राजा के प्रति अंधभक्त थे, वो आदमी सब न पहले बदला न अभी बदला है और न भविष्य में वो बदलेगा। उसका जो राजनीतिक विचार है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि आप जानते हैं चाहे ये समाजवादी हो चाहे अन्य विचारधारे के लोग हो, उसका स्कूलिंग होता है। तो राजतंत्र का स्कूलिंग उस जमाना में तो पक्का हुआ है। तो इसीलिए अभी जो ये मांग कर रहा है ये जनता की मांग नहीं है। उस दिन भी जो घटना घटी है काठमांडू में, वो जनता को भ्रमित करके लाया गया था। जो उसका अपने को कमांडर कहने वाले हैं वो करीब करीब 700 करोड़ बैंक का ऋण भी लिए हुए हैं। वो कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है, एक व्यापारी है। उसका कहना था कि अब हम लोग डूब गए, हम लोग बैंक का ऋण नहीं तीरेंगे। और वो लोग गांव-गांव जाके जो नेपाल सरकार से, नेपाल सरकार के मार्फत के या कोई प्राइवेट बैंक सबसे, कोऑपरेटिव सबसे जो लोन लिया हुआ है, उस पीपुल को उन लोगों ने जाके एक कन्विंस किया था कि राजा आने के बाद तुम लोग का जितना भी लोन जो है तो माफ़ हो जाएगा। वो ऑफिशियली पर्चा जो होता है, पम्पलेट भी गांव-गांव बांटे हुए थे। इसके हिसाब से स्वाभाविक है 2-4 हज़ार आदमी नहीं आया, सो बात नहीं है, वो आया था और वो प्लानिंग की तरह हुआ था। ये कोई कहिएगा कि प्लानिंग की तरह इसलिए हुआ था कि गवर्नमेंट को भी उसका कुछ इन्फॉर्मेशन पहले आ गया था, इसलिए उस सबको शहर के भीतर में नहीं जाने दिया गया। उन लोग को जो एरिया जो है उसको तोक दिया गया था कि आप लोग वहाँ आम सभा कर सकते हैं। तिनकुना इलाका जो तिनकुने इलाका जो है आप कर सकते हैं, इससे आप शहर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग का टारगेट था, यदि वो लोग शहर प्रवेश करता तो सबसे पहले मीडिया हाउस और बैंक सब पर वो आक्रमण करता, लेकिन उसका वो चला नहीं। और इस बहाने उन लोग के एक चीज़ अब कहाँ से गाइडेड था वो तो मालूम है कि राजा जो पूर्व राजा जो था, जो अभी ज्ञानेंद्र शाह के जो हम लोग की तरह ही हैं यहाँ, उन्होंने ही 2 रोज़ पहले कमांडर तोका हुआ था उनको और सर्टेन निर्देशन दिया हुआ था। और उन लोग का प्लान ही था कि किसी भी तरह तोड़फोड़ कर दिया जाए कि ये इसका संदेश जो है देश भर में जाए, इंटरनेशनली जाए। जो यहाँ कहा गया है कि कोई बाहर शक्ति की बात, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, न इसमें कोई इंटरनेशनल शक्ति उसमें लगा नहीं है। और ये अच्छा ये हुआ कि गणतंत्र के जितना भी हिमायती पार्टी सब जो है वो सब अभी एक स्टैंड में हैं। जो पहले संवैधानिक राजतंत्र के वकालत करते थे जैसे नेपाली कांग्रेस, आज वो भी
उसके पक्ष में नहीं है, लेफ्टिस्ट सब होने का तो बातें नहीं हुआ। इसलिए और इसके बाद पार्लियामेंट में जितना भी एक्टिव पार्टी है, जो क्रियाशील पार्टी है, वो टोटल अभी एक जगह पर है। और उस घटना के बाद जो पूर्व राजा के कुछ समर्थक थे, अब वो लोग भी बैक हो गया है। वो लोग समझ चुका है कि इस आंदोलन का अर्थ क्या है। और हमको अब ये लग रहा है कि ज्ञानेंद्र साहब भी, जो पूर्व राजे हैं, अब राजा तो नेपाली जनता उनको मानते नहीं है, इसलिए नहीं मानते तो कितना दिन ही बैठे थे, हत्याकांड के बाद तो बने हुए थे। तो उस घटना के बाद गणतंत्रवादी सब, जो पहले ये सोच रहे थे कि उसके साथ जनता का भी समर्थन है, उस घटना के बाद नेपाल का जितना भी राजनीतिक पार्टी है वो समझ चुका कि अब पूर्व राजा के साथ जनता नहीं है। पूर्व राजा ने ये भी एक सामाजिक संजाल से प्रोपगंडा किया था कि यहाँ का आर्मी हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, आर्म्ड पुलिस हमारे साथ है। वो प्रोपगंडा था वो लोग का। वो भी संविधान की तरह वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, सरकार के साथ हैं। तो इसीलिए अब जो ज्ञानेंद्र शाह जी जो उत्साहित थे, अभी वो नॉर्मल हो गए हैं, वो समझ गए हैं। नेपाल सरकार अब इंक्वायरी करने जा रही है और प्रत्येक पूर्वीन से एक मांग हो रहा है सरकार के साथ कि जो दोषी है उसको कार्रवाई किया जाए, जो दोषी नहीं है उसको यदि अरेस्ट भी हुआ तो उसको छोड़ दिया जाए। और हमारे विचार से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कल पार्लियामेंट में बोल चुके हैं इसके बारे में। अब इंक्वायरी करने के बाद में अब जो भी दोषी होगा, चाहे वो ज्ञानेंद्र हो चाहे अलग हो, उस पर कार्रवाई आगाड़ी गवर्नमेंट करेगी। आपने जो कहा कि एक व्यापारी है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और उन्होंने इतने करोड़ का लोन लिया हुआ था, और जो बाकी के लोगों ने लोन लिया था उनको जा जाकर कहा, भड़काया कि तुम्हारा अगर राजा आ जाएगा तो लोन माफ़ कर देंगे। आप दुर्गा परसाई के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि कमांडर तो वही था। ज्ञानेंद्र शाह ने कमांडर तो उन्हीं को तोड़ा था। क्या ज्ञानेंद्र शाह के पास तो और भी पार्लियामेंट में उनका समर्थक सब तो है, जो इसी संविधान को मान के ओथ लेके अर्थात शपथ लेके पार्लियामेंट में है, उनको भी तोड़ सकते थे ना। अब पब्लिक का तो ये भी कहना है कि दुर्गा परसाई किसी न किसी तरह कोई बिजनेस में राजा के साथ में भी है। उसमें कितना सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका व्यापार तो झापा में भी है, जहाँ से दुर्गा परसाई बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग करते हैं वो। ऐसे हम बोले ना, दुर्गा परसाई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। आज से करीब 1 साल पहले तो मेरे ही पार्टी में थे वो। उसका एक्टिविटीज़ खराब होने के चलते उसको फिर निकाल दिया गया पार्टी से। जब पार्टी से निकाल दिया गया तो फिर वो जाके वो कभी राजावादी थे भी नहीं। वो 1 वर्ष हुआ करीब हम लोग निकाले हुए हैं। इसके बाद वो राजा का वकालत करके गए। राजा के नाम में वो पब्लिक को भी भ्रमित किए हुए थे। अब जो जांच होगी, जिस तरीके से पार्लियामेंट में बोला प्राइम मिनिस्टर ने, अब जांच होगी, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी छोटे छोटे प्रोटेस्ट जो हैं, रैलियां बीच बीच में सड़कों पर निकल रही हैं। कल भी निकली थी और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को, मौजूदा सरकार को, कि या तो राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की बात हो वरना हम और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप लोगों की नज़र है कि आप दोबारा से कोई ऐसा प्रोटेस्ट होगा जिसकी आप लोग इजाज़त देंगे प्रोटेस्ट करने की, या कुछ इनपुट्स आप लोगों को मिल रहे हैं कि चाहे वो इस आंदोलन से जुड़े लोग हों या फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो आरपीपी पार्टी हो, उनके भी सुर इस तरीके के हैं कि बड़ा आंदोलन प्लान करेंगे जब तक हमारे गिरफ्तार नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा? तो ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि दोबारा से बड़ा प्लान हो सकता है नेपाल में? देखिए, राजनीतिक में असंभव कुछ भी नहीं होता है।
हो सकता है, जिसका संभावना नहीं है, लेकिन नहीं होगा हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा अभी जो हुआ था 2-4 हज़ार, उतना का नहीं हो सकता है। स्वाभाविक है, 1-1.5 हज़ार 4 से 5 से अभी जो कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200 वो निकालते हैं, जो प्रोसेसन जो निकलती है, वो तो उसको हम लोग सम्मान नहीं लेते हैं, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। वो कल 2000 भी नारा जुलूस करेंगे तो हम लोग नहीं रोकेंगे, लेकिन हिंसा नहीं होने देंगे। हिंसा नहीं होने देंगे। जो संविधान से दिया हुआ अधिकार है, वो 1000 लेके आते हैं कि 2000 लेके आते हैं, कि इसमें हम लोग का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि गणतंत्र के भीतर पूर्व राजा को भी बोलने का अधिकार है। हम लोग तो उनको सलाह दिए हुए हैं कि आप आइए, पार्टी खोलिए, आपका भी समर्थक पार्टी सब है, चेयरमैन बनिए, चुनाव जीतिए, बहुमत की सरकार लाइए, 2/3 लेके आइए, संविधान चेंज कीजिए, जो हमारा रेगुलर प्रोसेस है संविधान का। लेकिन आप फिर वो सपना देखते हैं कि फिर हमको राजतंत्र अर्थात इस गद्दी पर हम बैठे, वो असंभव है। देखिए, अब नेपाली जनता वो स्वीकार कभी नहीं करेगा। सर, हम कुछ समर्थकों से मिले, राजशाही समर्थक जिन्होंने आंदोलन किया, वहाँ के कुछ आसपास के लोगों से मिले। उनका ये कहना है कि जब से गणतंत्र आया है, कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, हर 1 साल बाद सरकार बदल जाती है और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उन लोगों का ये कहना है, उन समर्थकों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनका कहना है कि जब राजा तंत्र चला करता था, राजतंत्र, तब रोजगारी या उद्योग में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पलायन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। हम आपको बोलते हैं, जब यहाँ राजतंत्र था तो नेपाल बहुत पीछे था। नेपाल में सड़क नाम का कोई नहीं था, रोड नाम का कुछ नहीं था। जो काठमांडू आते थे, हम लोग सिंगल लेन से आते थे। आज विकास में नेपाल बहुत आगे आ चुका है। नेपाल में 77 डिस्ट्रिक्ट है। प्रत्येक का जो सदर मुकाम जानते हैं, जो मेन कैपिटल होता है, वहाँ अभी गाड़ी, चाहे पहाड़ हो चाहे हिमालय हो, सब जगह अभी गाड़ी जा रहा है। पहले इंडिया नेपाल का एक ही हालत था, टेलीफोन के लिए लाइन लगना पड़ता था बात करने के लिए, पीसीओ में जाना पड़ता था, 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट करना पड़ता था। अभी आज संसार के चलते आईटी में भी आज प्रत्येक नेपाली के पास एक मोबाइल तो है। कोई 2 बोक रहे हैं, कोई 3 बोक रहे हैं। वो इंडिया का भी वही है, चाइना के भी वही है, वर्ल्ड वाइज भी वही है। शिक्षा के, एजुकेशन के सेक्टर में भी पहले कुछ नहीं था, आज नेपाल बहुत आगे जा चुका है। सबसे समस्या था कि राजा के टाइम में, राजतंत्र के पीरियड में किसी को पासपोर्ट वो लोग नहीं देते थे। अब ऐसा नहीं है, आम नेपाली जनता पासपोर्ट लेके आप जहाँ भी जाना हो, उस देश के कानून अनुसार आप जा सकते हैं। तो इसीलिए विकास के मामला में जो प्रोपगंडा है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। फिर भी अभी का जो राजा जो है वो बहुत विवादित है। एक तो व्यापारी आदमी है। आज राजतंत्र के चलते अंतर्राष्ट्रीय जगह से नेपाल में व्यापारी लोग नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? सब में वो अपना शेयर खोजते थे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। नेपाल में फैक्ट्री खोलना है तो हमको इतना परसेंट पहले दो, सब बैक हो गए। आप ओमेगा घड़ी का नाम सुने होंगे, वो लोग भी नेपाल में, स्विट्जरलैंड तो बाद में गए, वो लोग नेपाल में आए हुए थे। लेकिन इसी ज्ञानेंद्र के चलते वो, जिसको अभी वो कमांडर बना, अभी जो बनाए हुए नवराज को संयोजक चीफ बोलिए, उसका भी एक किताब पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, वो भी उसका विरोध में है, ज्ञानेंद्र के विरोध में लिखा हुआ है कि ज्ञानेंद्र 3rd क्लास आदमी है, खुद जिसको अभी राजा बना, संयोजक बना हुआ है। और उसके टाइम में वो कानून से ऊपर थे, बहुत अपराध किए हुए हैं समाज में, बहुत। अब हम कहने के बहुत बात अब हम बोल भी नहीं सकते। तो इसीलिए अब नेपाल में क्या है कि राजतंत्र के प्रति अभी निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अभी स्वाभाविक है, उसको ये लगा था कि इंटरनेशनली हमको सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं से मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि नेपाल के जो हमारी परराष्ट्र नीति है, न हम किसी को आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करते हैं, न हम हस्तक्षेप होने देते हैं। जब इंडिया में
ब्रिटिश शासन था, तो बरु हम नेपाली लोग वहाँ लड़ने गए थे। हमारे मनमोहन जी गए थे, बीपी गए थे, गिरजा बाबू जो नेपाली कांग्रेस थे वो सब गए हुए थे, इंडिया के जेल में भी बैठे हुए थे। तो ये मित्रता जब हमारे यहाँ गणतंत्र आया तो हमारे चंद्रशेखर जी सब भी थे, सपोर्ट किए हुए थे। अभी शरद पवार जी सब भी आके सपोर्ट किए हुए थे। ये दो देश का मित्रता था। लेकिन अब राजतंत्र के फेवर में हमको नहीं लगता कि कोई इंटरनेशनली उनको कोई सपोर्ट मिलने वाला है। सर एक आखिरी सवाल, ये तो आपने बताया कि राजतंत्र और गणतंत्र का क्या फ़र्क है, किसके फ़ायदे हैं, किसका नुकसान है। जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, जब हिंसा हुई, तो उन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस की तरफ से जानबूझ के सरकार की शह पे टीयर गैस उस मंच पर छोड़े गए, तब उन्होंने रिएक्ट किया। और दूसरा सवाल, क्या राजा को अभी आप लोगों ने नज़रबंद किया हुआ है कि वो सामने नहीं आ सकते जब तक सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो जाता? ये दो आखिरी सवाल। देखिए, पहले तो वो राजा है ये नहीं है, वो आम नेपाली है। पूर्व राष्ट्र प्रमुख जितना ही पीरियड बैठे, जैसे इंडिया हो, चाइना हो, वर्ल्ड वाइज के कंट्री में पूर्व राष्ट्र प्रमुख सबको एक फैसिलिटीज़ दिया जाता है। जैसे अभी हम ज्ञानेंद्र शाह को, जो पूर्व राजा थे, उसको हम लोग शिवपुरी में एक नागार्जुन जंगल जो है वहाँ एक तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हम लोग दिए हुए हैं रहने के लिए, चढ़ने के लिए गाड़ी दिए हुए हैं, सुरक्षा के लिए सुरक्षा निकाय का व्यक्ति दिए हुए हैं डीएसपी के कमांड में। उसको नज़रबंद नहीं किया गया है, वो उसी लोग का प्रोपेगेंडा है। ये राजावादी लोग जो उसका नाता गोता भाई भरदार सब जो है उसी का प्रोपेगेंडा है। ज्ञानेंद्र शाह को हाउस अरेस्ट करके हम लोग को मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए पब्लिक जा ही रहा है, उसे मिलने के लिए आ ही रहा है। अभी आप जाइए उनके गेट में, आधा घंटा रहिएगा तो देखिएगा कोई न कोई जाता रहता है, कोई निकलता रहता है। यदि हम लोग हाउस अरेस्ट किए रहते तो किसी को भीतर नहीं जाने देते, और न भीतर से बाहर आने देते। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक पुलिस के साइड से, अर्थात सुरक्षा निकाय के साथ से जो नियोजित रूप में गोली प्रहार किया गया, जो प्रोपेगेंडा है, उसमें भी कोई दम नहीं है, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आप देख सकते हैं, वीडियो क्लिप सब देखिए सामाजिक संजाल में। जो एक कथित कमांडर जो था उदंड, उन्होंने पुलिस को मारने के लिए प्रयत्न किया है गाड़ी से, फिर आया है। वो राजनीतिक में बोले राजनीति का रह भी नहीं जानने वाला लोग है। वो आके एक शटर में छुप के बैठा है, फिर निकल के भागा है वहाँ से। आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप सब में कि सुरक्षा निकाय के ऊपर वो लोग आक्रमण किए हुए हैं, ढूंगा मोड़ा किए हुए हैं, वो सब बचे हुए हैं। जब वो लोग आग लगा दिए, जब वो कोटेश्वर जगह है जहाँ घटना हुआ था, उसके लेफ्ट साइड में पड़ता है वो, अर्थात कोटेश्वर चौक में पास में है। वहाँ जब प्रहरी चौकी में वह प्रहरी का जो ऑफिस में आग लगाने के गया, तो वो हवाई फायर किया हुआ है। उसका करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप सुरक्षा निकाय के ही आग लगाने जाइएगा, फिर भी वहाँ भी कुछ घटना नहीं हुआ है। आप जानते हैं सुरक्षा निकाय का बंदूक लूटा गया है वहाँ पर, अब वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। आंदोलन प्रदर्शन के नाम में हथियार बुक के आए हुए हैं वो लोग, आप ये भी वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। तो इसीलिए ये सुरक्षा निकाय के तरफ से नहीं, ये कथित प्रदर्शनकारी के तरफ से ये जितना भी बवाल हुआ, जितना भी घटना हुआ, चाहे आग लगाना, आप जानते हैं जो जिस पत्रकार जो मरा, वो उसको थून दिया गया भीतर। वो वीडियो ले रहा था, जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन है, उसका आंदोलनकारी के नाम में जो राजा का आदमी सब जो था, पूर्व राजा का जो आदमी सब जो था, वो मांगा, वो नहीं दिया तो उसको धकेल दिया, बाहर से चुगल लगा दिया। फिर भी अभी तो छानबीन, अभी जो सुने हैं, जो अभी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन
एक्चुअल क्या है, नेपाल सरकार एक इंक्वायरी कमेटी गठन शायद कर चुके हैं वो लोग। जब उसका प्रतिवेदन आएगा रिपोर्ट, इसके बाद ही हम लोग रियल क्या है बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की। रघुवीर महासेठ जी हैं जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जनता नहीं चाहती है राजतंत्र हो, और गणतंत्र के बाद से जो जो विकास के कार्य हुए हैं वो इन्होंने बताया। और साफ तौर पे ये कहना है कि गणतंत्र के हिसाब से अगर कोई अपना प्रोटेस्ट करना चाहेगा संविधान में रहते हुए तो उसको करने दिया जाएगा, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ एक जांच कमेटी जांच कर रही है, और जो रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, काठमांडू।